हाय गाइस, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। आई एम रजनी। आज केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए, लाइव आकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग का केमिस्ट्री का आज टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डील करूंगी। टोटल क्वेश्चन का मैं आप लोग को आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डील करूंगी, ठीक है। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस बना लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और क्लासेस का टाइमिंग तो आपको पता ही है। क्लासेस स्टडी इंडिया अड्डा पे डेली 8 बजे मॉर्निंग में फिजिक्स केमिस्ट्री का अल्टरनेट क्लास चलता है और मैथ का डेली 2 बजे चलता है क्लास। और पीएम एंड पीएमडी वाले जिनको बायो का क्लास करना है, बायोलॉजी का, वो यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्रगति 247। उस पे 12 बजे डेली बायो का क्लास चलता है। और पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में जीके जीएच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी भी पूछे जाते हैं। तो मैं डेली प्रगति 247 पे 4 PM शाम में, ठीक है, जीके और हिंदी का क्लास भी चल रहा है लाइव। 12 बजे बायो और 4 PM जीके और हिंदी का क्लास चल रहा है। दोनों क्लास मैं ही लेती हूँ प्रगति 247 पे। तो जिनको क्लास करना है सभी लाइव आ जाइए, ठीक है। चलिए अब टेस्ट की ओर चलते हैं। टेस्ट आप लोग का कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला। सभी बच्चे तैयार है ना? बिल्कुल तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेके चलिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं इसके लिए आप लोग को टाइमिंग देती हूँ 15 सेकेंड। 15 सेकेंड का टाइमिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए विभिन्न विषयों में। टाइम अप सभी। चलिए सभी का आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो जिनका ऑप्शन ए है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मैडम क्यूरी। ओके, मैडम क्यूरी जो है उनको भौतिकविद तथा रसायन शास्त्री, भौतिक एवं रसायन शास्त्री थी। यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। यह 2 विद्वाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, भौतिक और रसायन। वर्ष 1903 में इनके जो पति थे पियरे क्यूरी, इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी तथा वर्ष 1911 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिला, ठीक है। मैडम क्यूरी को 2 बार अलग अलग विषय में नोबेल पुरस्कार मिला, भौतिक और रसायन, ठीक है। पिछली बार जब मैं केमिस्ट्री का टेस्ट ली थी तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, तो बहुत से बच्चे का आंसर जो था वो बी आ रहा था, मैडम क्यूरी आ रहा था, जबकि उसका राइट जो आंसर है जॉन बर्दीन है। तो आप लोग सभी का कमेंट मैं रीड कर रही थी। आप लोग सब जो बोल रहे थे कि मैम आप गलत बता रही हो, तो मैं गलत नहीं बता रही हूँ। पिछली बार का जो क्वेश्चन था कि उसी विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, तो जॉन बर्दीन को एक ही विषय में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, दोनों भौतिक में, ठीक है, एक ही विषय में। और इसमें है विभिन्न विषयों में, इस क्वेश्चन में है कि विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो मैडम क्यूरी होगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में फर्क था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए मैं आप लोग को 15 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। चलिए 17 सेकंड दी, 17 सेकंड दी। टाइमिंग स्टार्ट। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है, कितनी होती है? टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। टाइम अप। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जिनका ऑप्शन डी है, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाले का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले, इसका राइट जो आंसर है वो 4 है, ठीक है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता जो होती है वो हमेशा 4 होती
होती है, ठीक है। कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 6 है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है। इसे आवर्त सारणी के समूह 4 में रखा गया है। कार्बन जो है एक अधातु है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या 6 है और इसे आवर्त सारणी के समूह 4 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 14 सेकंड का टाइमिंग स्टार्ट। C2H6 जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है वो है कि C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। C2H6 जो है वो किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। C2H6 जो है वो एल्केन का हाइड्रोकार्बन है। किसका है? एल्केन का। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एल्केन का रासायनिक सूत्र, ठीक है, एल्केन का रासायनिक सूत्र आप लोग राइटिंग पे मत जाया कीजिए, ठीक है ना। ये डिजिटल है इसलिए ऐसे लिखाता है। एल्केन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। ओके, तो C2H6 जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो ये जो है एल्केन का है, ठीक है। इसका मैं फिगर आप लोग को बना देती हूँ, ठीक है। C2 है, ठीक है, और H कितना रहेगा? तो 6 रहेगा। तो यहाँ H ठीक है, ये एल्केन का रासायनिक सूत्र है। जो एल्केन है इसका हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग का टाइमिंग शुरू होता है 15 सेकंड का। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? राइट आंसर सभी का आ गया है। टाइम अप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर है, गलनांक है, ठीक है। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना जो है वो गलनांक कहलाता है। निश्चित ताप पर, ठीक है, निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना जो है, ठीक है, वो जो है क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। इस निश्चित ताप को ठोस का हम लोग गलनांक कहते हैं। निश्चित ताप को हम लोग ठोस का गलनांक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 14 सेकंड, टाइमिंग स्टार्ट। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? टाइम अप हुआ। तो इसकी राइट आंसर की हम लोग बात करें तो जिनका ऑप्शन ए है सभी का करेक्ट आंसर है मीथेन। गोबर गैस में मुख्यतः जो होते हैं वो मीथेन होते हैं, ठीक है। कितनी प्रतिशत मीथेन पाई जाती है? मीथेन जो है इसमें 75% पाई जाती है। कितनी? 75%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए टाइमिंग दी 17 सेकंड का। टाइमिंग स्टार्ट। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
इसी तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो पर बने हुए रहिएगा। टाइम अप, टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। सभी का आंसर आ गया है। तो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा यूरेनियम। यूरेनियम U-235, ठीक है ना, यूरेनियम U-235, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम U-235 का प्रयोग किया जाता है। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। इनकी गति धीमी होती है। परमाणु बम जो है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर बम बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होती है। ये सर्वप्रथम 1945 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1945 में। परमाणु बम का विस्फोट अत्यधिक विध्वंसक होता है। परमाणु बम का जो विस्फोट होता है बहुत अधिक विध्वंसक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए, 10 सेकंड का टाइमिंग दी। भारी पानी की खोज किसने की? भारी पानी की खोज किसने की? टाइम अप, टाइम अप। यहाँ पे जो हम लोग राइट आंसर की बात करें कि भारी पानी की खोज किसने की, तो वर्ष 1931 में यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। कितने में? 1931 में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। वर्ष जो था वो कितना था? 1931 में भारी पानी की खोज की थी। ओके, 1931 में। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र जो है वो नांगल, पंजाब में वर्ष 1962 से कार्यरत है। भारत का पहला जो भारी जल संयंत्र है वो कहाँ? नांगल। नांगल कहाँ पड़ता है भाई? तो पंजाब में वर्ष 1962 से कार्यरत है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमिंग, टाइमिंग। चलिए, 14 सेकंड। भारी मशीनों में किसका ल्यूब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, एक बच्चा एक बार में एक ही आंसर कमेंट करेगा, रिपीट नहीं करेगा क्लासेस की तरह। टाइम अप, टाइम अप। एक बच्चा जो है वो एक ही आंसर कमेंट करेगा, रिपीट नहीं करना है क्लासेस की तरह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अप्ररूप है। इसका उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक, जिसको हम लोग ड्राई लुब्रिकेंट बोलते हैं, इसका उपयोग मशीनों में ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में होता है। पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला शीशा जो है वो ग्रेफाइट होता है। पेंसिल में जो प्रयुक्त होता है काला शीशा वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डील करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ। चलिए, इसके लिए मैं टाइमिंग दे रही हूँ आप लोगों को। चलिए, 12 सेकंड दी। टाइमिंग स्टार्ट। कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सभी का आंसर आ गया है। कॉम्पटन प्रभाव जो है निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ऑप्शन सी जिनका है सभी का करेक्ट आंसर होगा। एक्स किरणों में होता है, ठीक है, एक्स किरणों में होगा। कॉम्पटन प्रभाव जो है एक्स किरणों में होता है। एसी कॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रकीर्णित होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति जो है वो बदल जाती है। इसके लिए उन्हें वर्ष 1928 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किनको दिया गया भाई? तो एसी कॉम्पटन को, ठीक है, 1928 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो एक्स किरण होगा। एक्स किरण जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। चलिए, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ, 10 सेकंड। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है
टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन एक धनात्मक मूल कण है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में की थी, ठीक है। प्रोटॉन जो है एक धनात्मक मूल कण है। इसकी खोज कौन किए थे? तो रदरफोर्ड 1919 में की थी। इस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर धनात्मक आवेश होती है। इसका द्रव्यमान कितना होता है भाई? तो 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यह एक अस्थायी मूल कण है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर धनात्मक आवेश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 17 सेकेंड, टाइमिंग स्टार्ट। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं। टाइम अप हुआ सभी। चलिए सभी का आंसर आ गया है। जब जल जो है वो स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग युद्धकण जल योजन कहते हैं। ऑप्शन सी जो होगा उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे हम लोग जल योजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। क्या हम लोग इसको बोलते हैं? हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं, जल योजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? 10 सेकेंड, टाइमिंग स्टार्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? टाइम अप हुआ। चलिए इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे वो कौन किए थे? तो चैडविक जी ने किए थे। कब किए थे? 1932 में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1932 में न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित मूल कण है। चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी। ये प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। ये जो है वो प्रोटॉन के साथ परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनका जीवन काल जो है वो 17 मिनट का होता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है? 17 मिनट, ठीक है। 17 मिनट जीवन काल जो होता है इसका। जीवन काल जो इसका होता है वो कितना होता है? तो 17 मिनट का होता है। ओके, 17 मिनट इसका जीवन काल जो होता है वो 17 मिनट का होता है, ठीक है। 17 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए टाइमिंग चलिए 12 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है? टाइम अप। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑक्सीकरण। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है।
इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीडेशन शब्द ऑक्सी प्लस एडिशन से मिलकर बना है, इसलिए इसका अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना और हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण। ठीक है ना। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ 15 सेकंड का। चलिए 19 सेकंड ली टाइमिंग स्टार्ट। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा Na2PO2 देता है। यह क्रिया उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये बताना है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें, फास्फोरस, ठीक है ना, जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3, उत्पाद क्या है भाई? तो PH3 है तथा Na2PO2 है देता है। यह विक्रिया उदाहरण है। तो यह विक्रिया जो है ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। किसका है? ऑक्सीकरण और अपचयन का। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी वाले का करेक्ट आंसर है। ऑक्सीकरण और अपचयन का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में P का अपचयन तथा O का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में P का अपचयन और O का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं आप लोग को डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है, तभी आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। डायग्राम मैं आप लोग को बना देती हूँ। फास्फोरस जो है, ठीक है, P4, ठीक है, ये डायग्राम है अक्रिय वातावरण। ओके, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? PH3 प्लस NaH2PO2, यहाँ पे -1 होगा। ये Na कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग, यहाँ पे क्या होता है कि P का अपचयन तथा O का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे -1 रहेगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पे P का अपचयन और O का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है और यहाँ पे जो हो रहा है वो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कमी हो रहा है। ठीक है ना, कमी हो रहा है। ठीक है, आप लोग सभी समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं इसके लिए आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूं। चलिए 10-11 सेकंड की टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। कार्बन का वह प्रारूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है। 147। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, सभी का आंसर आ गया है, तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बन का दो प्रमुख प्रारूप होता है, जो कौन कौन सा है, हीरा और ग्रेफाइट है, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संपूर्ण रवा जालक में गमन करते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट जो है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग शुष्क सेलों में और विद्युत अपघटन क्रियाओं आदि में इलेक्ट्रोड के रूप में तथा इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में होता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए 14 सेकंड का टाइमिंग। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? कौन सा धातु है जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। सब चलिए सभी का आंसर आ गया है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले एल्युमिनियम, जिनका आंसर आया है सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एल्युमिनियम जिनका आंसर आया है सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्योंकि उसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। एल्युमिनियम जो होता है ना बच्चों, वो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्यों? क्योंकि उसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है, लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है। लेकिन जब गर्म करेंगे तो ये वाष्प से प्रतिक्रिया करेगा। तो ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जो है, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ। चलिए 11 सेकंड। कौन सी गैस जो है वो चूना पानी को दूधिया बनाता है? 149। चूना पानी को दूधिया कौन सी गैस बनाता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो CO2 होगा। राइट आंसर की बात करें तो CO2 होगा। ऑप्शन सी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो चूना पानी को दूधिया कर देता है। जब CO2 गैस को चूने के जल में हम लोग प्रवाहित किया जाता है तो पहले अविलेशील, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग CaCO3 बोलते हैं, का सफेद अपक्षेप बन जाता है, जो कि CO2 गैस के अधिक में विलयशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के चूनों को पानी का दूधिया रंग जो होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। कैसे ये करता है? जब CO2 गैस को चूने जल में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3, ठीक है, इसको हम लोग CO2, ठीक है, इसमें प्रवाहित किया जाता है प्लस H2O, ओके, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। ये है जो है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं नाम लिख दूं क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो है वो क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। पेन कहाँ गया? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो चूना पानी को दूधिया बनाता है वो कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
यहाँ पे कैल्शियम में एम होगा, ठीक है, डिजिटल है इसलिए इस तरह से लिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं इसके लिए आप लोग को टाइमिंग देती हूँ। टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, चलिए 16 सेकेंड, टाइमिंग स्टार्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग जो है वो एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो मिथाइल अल्कोहल होगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पित्तल मिश्रण है, पित्तल मिश्रण है, चलिए 10 सेकंड का टाइमिंग दी। पित्तल मिश्रण है, टाइम अप, टाइम अप, ठीक है। चलिए सभी का करेक्ट आंसर आ गया है। पित्तल जो मिश्रण है वो किसका है? तो जस्ता तांबा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पित्तल जो है वो जस्ता और तांबा का मिश्रण है। यहाँ पे हो जाएगा, जस्ता का होता है Zn रासायनिक सूत्र और तांबा का Cu। पित्तल जो है जस्ता और तांबा का मिश्रण है, ओके। इसका उपयोग बर्तन मूर्तियां बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस, इसके लिए मैं आप लोगों को टाइमिंग दे रही हूँ, चलिए 30 सेकंड का डी। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? कौन सी गैस है जिसका गंध जो होता है वो सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सभी का करेक्ट आंसर आ गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? H2S, H2S, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे की जैसी होती है। यह अकार्बनिक गैस विषैली और ज्वलनशील होती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे की जैसी होती है। यह अकार्बनिक गैस जो है विषैली और ज्वलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमिंग दे रही हूँ मैं आप लोग को 11 सेकंड का, चलिए दी। टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग को। किस तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 31 है, 31 है? किस तत्व की परमाणु संख्या 31 है, 31 है? टाइम अप, टाइम अप हुआ, टाइम अप हुआ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जिनका जिनका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, गैलियम, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी गैलियम जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Ga होता है, ठीक है, Ga। इसकी परमाणु संख्या जो है वो कितनी होती है? 31 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं इसके लिए आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ, टाइमिंग दे रही हूँ, चलिए 13 सेकंड। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, रेडियोधर्मिता जो है वो नापी जाती है 154। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, गीगर मूलर काउंटर। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रेडियोधर्मिता जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, इसका इंग्लिश नेम है रेडियो एक्टिविटी, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा नापी जाती है। रेडियोधर्मिता जो है प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व हैं जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य कीटों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व कहलाते हैं। यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। लगभग 90% रेडियो सक्रिय समस्थानिक एवं अनेक जो है रेडियो सक्रिय तत्व ज्ञात हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसके लिए मैं आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ 15 सेकेंड। निम्नलिखित में से किसके प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे, सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह होता है। करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। टाइमिंग, चलिए टाइमिंग स्टार्ट हुआ आप लोग का। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? टाइम अप, टाइम अप। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? सफेद अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप बनता है? सफेद अवक्षेप। ठीक है, जैसे बेरियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा? BaCl2। ओके, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तो H2SO4 में इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये यही सफेद अवक्षेप बनता है, BaSO4। ठीक है, प्लस HCl। यही जो है क्या है? सफेद अवक्षेप यही बनता है। ये जो है ये है क्या? सफेद अवक्षेप। ठीक है, यही सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। वन 157। चलिए मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग स्टार्ट। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। हाइड्रोजन का तापजनक मान जो होता है वो अधिकतम होता है। यह वायु या ऑक्सीजन में जलता है तथा इसकी ज्वाला जो होती है वो रंगहीन होती है। हाइड्रोजन जलकर पानी मतलब H2O के साथ अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन होगा। यह हाइड्रोजन जलकर पानी तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाता है। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके लिए मैं टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। चलिए 10 सेकेंड काफी है। ऑक्सीजन की खोज की थी, इसने की थी ऑक्सीजन की खोज। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो ऑक्सीजन की खोज जो किए थे वो कौन किए थे? जे प्रिस्टले किए थे। ठीक है, जे प्रिस्टले। तो ऑप्शन बी जिनका जिनका है सभी का करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन जो है रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। ठीक है, इसकी खोज जे प्रिस्टले तथा CW सेले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जे प्रिस्टले तथा CW सेले ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, वास्तव में ऑक्सीजन तत्व की खोज कितना में? सन 1772 में कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके प्राप्त किया था। ओके, 1772 में वास्तव में, ठीक है ना, कार्ल सीले नामक वैज्ञानिक ने पोटेशियम नाइट्रेट को जब गर्म किया था तो प्राप्त किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पिछली बार जब केमिस्ट्री का टेस्ट ली थी तो आप लोग को ये क्वेश्चन करवाई थी। ठीक है, 12 सेकेंड काफी है, ज्यादा दे दी। जंग लगने पर लोहे का भार
जंग लगने पर लोहे का भार। टाइम अप, टाइम अप। तो सभी का करेक्ट आंसर आ गया है। जंग लगने पर लोहे का भार जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोहे को नम वायु मतलब मॉइस्ट एयर में रखने पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, जिसके कारण लोहे का भार जो है वो बढ़ जाता है। यह भूरे रंग की परत जो है वो फेरिक ऑक्साइड होती है। जब हम लोग लोहे को नम वायु में रखते हैं तो भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ठीक है ना, वो कहते हैं। लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही लोहे पर जंग लगना कहलाता है। लोहे पर जब फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाता है, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड जिसको हम लोग Fe2O3 बोलते हैं, इसकी परत जब चढ़ेगा क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डील करती हूँ, ठीक है, ताकि सभी को समझ में आए। सभी को लेकर चलना है ना। तो फेरिक ऑक्साइड, लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही क्या कहलाता है? लोहे पर जंग लगना कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए 9 सेकेंड का टाइमिंग दे रही हूँ। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज, ठीक है, जिसको फलों का शर्करा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी वाले सभी का करेक्ट आंसर है। फ्रुक्टोज जो है 41%, ग्लूकोज 34% तथा जल 18% तथा शेष जो होते हैं वो अन्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, शेष जो होते हैं वो अन्य पदार्थ होते हैं। फ्रुक्टोज यानी फलों का शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके लिए मैं आप लोग को टाइमिंग दे रही हूँ 11 सेकेंड। टाइमिंग स्टार्ट। निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है? किसमें कार्बन नहीं होता है? टाइम अप, टाइम अप। चलिए सभी का आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है बोल रहा है। ओके, कार्बन नहीं होता है ये पूछा है। तो डायमंड जो है, कोयला, ग्रेफाइट, ये तीनों जो है वो कार्बन के अप्ररूप है। अप्ररूप है ये तीनों। डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट जो है वो तीनों कार्बन के अप्ररूप है। तो यहाँ पे जो हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो कार्बन के अप्ररूप हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए 10 सेकेंड। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है 162। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ। तो मैग्नेटाइट है। यहाँ पे जो मैग्नेटाइट जो है वो लोहे का एक प्रमुख अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। ऑप्शन बी वाले का करेक्ट आंसर होगा। Fe3O4 होता है इसका रासायनिक सूत्र। लोहे का अन्य प्रमुख अयस्क हेमेटाइट भी है, जिसको Fe2O3 बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइट जो है इसका जो रासायनिक सूत्र होगा क्या होगा? Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। ये जो था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन हम लोग का पूरा हो चुका है। तो सभी बच्चे पूरी ईमानदारी से बताएंगे कि आप लोग का 30 में कितना आया है। कमेंट करेंगे। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। कल भी मैं सबका कमेंट रीड की थी, वो उनका नाम मैं बता देती हूँ। पीयूष, ठीक है, शिवांग सिंह, ठीक है, शिवांग सिंह, प्रेरणा रानी, आरोही, राम वृक्ष यादव, जिज्ञासा भारती, ज्योतिष कुमार, रवि यादव, विभव शुक्ला, अमित कुमार,
अमित कुमार, रामशंकर पांडे, ये सब फिजिक्स वाले जो टेस्ट दिए थे मैं उनका नाम ले रही हूँ। राजकुमार पटेल, AKG ऑफिशियल चैनल, ठीक है ना। स्वाति मिश्रा, राम बली कुमार, सपना, नितेश, छोटन, ये सब जो है अपना स्कोर बताएं कि आप इनका 30 में कितना आया है। प्रीति कुमारी, अंशुपल, अंगद, ठीक है, स्मार्ट राजू, धर्मेंद्र, अभिषेक, आर्या, क्यूट गर्ल विशु राज यादव, सुनील कुमार, ऋषि रंजन, विभव शुक्ला, अखिलेश वर्मा, करण सिंह, आशीष सिंह, जुबेर, रामशंकर, उदय, एकता कुमारी, चंदन कुमार वर्मा, ठीक है, विष्णु यादव का कोई रिप्लाई से बाढ़ का चिन्ह है, पवन कुमार, सुनील कुमार, मनीष स्टार, स्वाति मिश्रा, ठीक है। ये सब जो है वो कमेंट किए थे कि इनका 30 में कितना स्कोर आया है। तो आप लोग सभी लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। मैं सबका बताऊंगी कि आप लोग जो बताए हैं, मैं सबका का नाम पढ़ूंगी। ओके, तो सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्किल में, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और क्लासेस तो आपको पता भी है, जिनको जिनको बायो का क्लास, सही बच्चे अपना फीडबैक दीजिएगा कि टेस्ट कैसा लगा, ठीक है। और क्लासेस तो आप लोग को पता ही है, अगर बायो का क्लास करना है तो प्रगति 247 पे यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, प्रगति 247, वहां पे डेली 12 बजे लाइव क्लास चलता है बायो का। तो आप लोग अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए कि भाई जिनको जिनको बायो का क्लास करना है वो प्रगति 247 पे क्लास चलता है बायो का, सभी लोग लाइव आ जाइए। और इसमें हिंदी और जीके भी पूछे जाते हैं, तो हिंदी और जीके का भी क्लास मैं ले रही हूँ प्रगति 247 पे, जो 4 PM शाम में चलता है। ओके, बाय, गुड नाइट।